हो जाए मतलब। हो गया। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद सारी संगत को भी प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। आज मैं आपको मैं जेथरा बोल रहा हूँ। आज मैं आपको अपने छोटे बेटे के बारे में बताता हूँ। मेरा छोटा बेटा इंजीनियर है। वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं, तू क्या करता है? इसने बताया। गुरुजी कहते हैं, नहीं, ये काम बंद कर दे, तू कहीं नौकरी कर। रात को गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में ये बोला उसको। अगले दिन से उसने ये काम तो बंद कर दिया, पर उसने नौकरी के लिए कहीं ट्राई भी नहीं किया। वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। कहता है, मैं किसी के अंडर नहीं काम करना चाहता। 6-8 महीने बीत गए, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, कोई ट्राई नहीं किया। कुंवारा है, माँ बाप के साथ रहता है, सब मिल रहा है, खाना पीना कपड़ा लटा, कोई फिक्र नहीं है। 6-8 महीने के बाद एक दिन गुरुजी फिर उससे पूछते हैं, तू क्या करता है? ये नहीं कहता कि मैंने कभी नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया। कहता है, गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। गुरुजी कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए। इसने कहीं अप्लाई भी नहीं किया, कहीं से कोई 1% उम्मीद नहीं है। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब, आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में? इसने कहा, हाँ जी। कहते हैं, कल सवेरे 11 बजे फला जगह इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना। हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर। और ये शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। अब गुरुजी ने कहा था 8-10 दिन में मिल जाएगी, तो 9वें दिन मिल सकती है, 11वां दिन नहीं हो सकता। उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम बाद उसका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया। अब मैं आपको उसकी शादी के बारे में बताता हूँ। वो स्पिरिचुअली काफ़ी एडवांस्ड है। इनफैक्ट उसने गुरुजी के यहाँ बहुत लेट जाना शुरू किया। हम जाते थे, वो नहीं चलता था। कहते हैं, आपके गुरुजी सब खुद करते हैं, आपको रब तक पहुंचने का रास्ता तो वो दिखाते ही नहीं। मैं ऐसे गुरु के पास नहीं जाऊंगा। बाद में हमसे बातें सुन के, हमसे और फ्रेंड से, इसने रियलाइज किया कि अरे वो खुद रब हैं। जब आप यहाँ पहुंच ही गए हो, तो वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता क्या दिखाएं? फिर तो वो हमसे ज़्यादा गुरुजी से जुड़ गया। अब मैं आपको उसकी शादी का बताता हूँ। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, वो रोहिणी में रहती हैं। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, छोटी बेटी मैरिड, वेल सेटल्ड इन यूएसए। एक दिन छोटी बेटी ने यहाँ बीकॉम किया, उसके बाद B.Ed करने का सोच रही थी। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं और पूछते हैं, तू आगे क्या करने का सोच रही है? इसने बताया, गुरुजी B.Ed करने का इरादा है। गुरुजी कहते हैं, नहीं, B.Ed नहीं, तुम M.Com करो। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.Com के लिए अप्लाई किया। इसका एडमिशन नहीं हुआ। इसने कॉलेज से पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है? कहते हैं, जी इस कॉलेज में आज तक तो कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं। हाँ, आज आपकी किस्मत होगी तो इस बार निकल जाएगी, वैसे आज तक कभी इस कॉलेज में सेकंड लिस्ट नहीं निकली। पर इसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बार बार फोन करती, बार बार वही रिप्लाई मिलता। आखिर एंड ऑफ अक्टूबर में एक दिन इसने फिर अप्लाई किया, फिर फोन किया, भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है?
कहते हैं हाँ जी लिस्ट बन रही है, कल सवेरे आके नोटिस बोर्ड पे देख लेना। ये अगले दिन कॉलेज गई, कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई थी, सबसे ऊपर इसका नाम, और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50-60 और का भी कल्याण कर दिया। इसकी एडमिशन हो गई, इसने एमकॉम ज्वाइन किया, गुरुजी की कृपा से ड्यू कोर्स में वो भी पास किया और इसकी नौकरी भी लग गई। अब मैं आपको इसकी शादी का बताता हूँ। एक दिन गुरुजी इसके सपने में आते हैं और कहते हैं और तेरी माँ ते मेरा सिर खा जाती है तेरी शादी वास्ते। उन्होंने कहा फिक्र ना कर, तेरी शादी मेरा जिम्मा है, मैं करवाऊंगा, तेनू हीरे वर्गा मुंडा देंगा। ये सवेरे उठी, उठ के मम्मी से पूछती है, मम्मी आप क्या गुरुजी का सिर खा जाते हो मेरी शादी के लिए? कहती है नहीं बेटी ऐसी बात तो नहीं है, पर हाँ माँ बाप को तो बेटी की शादी की फिक्र होती है ना। और इस केस में तो कुछ ज्यादा थी कि बेटा भी नहीं था, मैरिड बेटी भी बाहर थी। कहती है कल तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी शादी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही कुछ मेहर करो। कहती है गुरुजी ने ये जवाब दिया, अब तू चुप करके बैठ जा। 14 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी एम्पायर स्टेट में आए, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। उन दोनों बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था, दिन को बहुत सेवादार होते थे। मैं वहां था, मेरी आंटी, बहुत सारे सेवादार थे। जैसे ही हमारी सेवा खत्म हुई, हम जाने लगे, देखा सामने गुरुजी की गाड़ी आ रही है। नेचुरली हम सब भागते हुए अंदर आए और रुक गए। गुरुजी वो जो फ्रंट लॉन है जहाँ पर अभी झूला और फाउंटेन लगा है, उसमें एक पुरानी चारपाई चेयर पे बैठे और संगत नीचे बैठ गई। बड़े जावल मूड में हर एक से हंस के बड़ी प्यार से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक बातें करना। कुछ देर बाद एक सेवादार को बोलती है, जा तू भाटिया अंकल आंटी ने बुला के ले आ। वो उनको बुला के ले आया, दोनों आए बैठे। गुरुजी ने भाटिया अंकल से बातें की। बातें क्या की, सवाल भी खुद पूछते और जवाब भी खुद देते। हाँ तो आप कहाँ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो महल है उसके बगल में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। ऐसे बातें चल रही थी काफी देर। यहाँ पर एक सेवादार दूसरे को बोलता है, यार देखो ना गुरुजी इससे कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद कोई दो पुराने दोस्त, जिगरी दोस्त मिले हों और मेमोरीज रिकॉल कर रहे हो। यार मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए, गुरुजी ने कभी एक अक्षर मेरे से बात नहीं की। वो सेवादार कहता है इस अंकल को 5 साल हुए हैं यहाँ आए और गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद एक और सेवादार को भेजे, जा तू जेठरा अंकल आंटी ने बुला के लिया। हम भी भागते हुए आए, बड़े खुश बैठ गए। मेरे से इन्होंने ज्यादा बात नहीं की, मेरे से वैसे भी बातें करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं भाटिया अंकल आंटी के लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं। भाटिया अंकल आंटी को बोलती हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी कर लो। और कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछा। भाटिया अंकल आंटी तो बड़े खुश हुए जी, बेटी की शादी फिक्स हो गई है, जो उन्हें चाहिए था। हमने भाटिया अंकल की बेटी ने नौकरी शुरू कर दी, वो इतनी जल्दी उसको छुट्टी नहीं होती थी, वो ऑफिस में बैठी है। मेरे बेटे का मैंने आपको बताया है चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो गया है, वो चंडीगढ़ में बैठा है। हमने घर आके उसको फ़ोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर लिया है। कहते आपने मान लिया? आपको तो पता है मुझे शादी करनी नहीं है। वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, वो कह रहा था नहीं नहीं मैं शादी वादी नहीं करूँगा, मैं सारा दिन मेडिटेशन बैठ के करूँगा,
कोई लड़की मुझे समझ नहीं पाएगी, मैं उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करूं। हमने कहा भैया देखो, हमारी तो गुरुजी से बहस करने की हिम्मत नहीं होती, तुम्हें जो बात करनी है तो तुम आ जाओ, हम तो नहीं मना कर सकते। वो वहाँ से छुट्टी लेके यहाँ आ गया कि गुरुजी को प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं गुरुजी मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता। 27 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने संगत की थी, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, लगभग 3 बजे हमें लैंडलाइन पे एक फ़ोन आता है। मेरी आंटी ने उठाया, पूछती है आप कौन बोल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी। कहते हैं आज तुम सब लोग मंदिर में आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में एक दिन जा सकते थे, और हमारा दिन फ्राइडे था। तो वो बोलती है गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए। नहीं नहीं नहीं, आज आप सब लोग होके आ जाओ। हमने तो सोचा कि गुरुजी ने शादी फिक्स की है और बेटा मान नहीं रहा, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। हमने फैसला किया कि चलो जाते हैं, अब बुलाया है गुरुजी ने तो जाते हैं। मेरी आंटी कह रही है, कहती है अरे भाटिया आंटी के तो 4 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर, वो तो इतने लोग हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। हमारा दामाद बैठा हुआ था, वो गुरुजी में नहीं बिलीव करता। फिर भी आंटी ने उससे रिक्वेस्ट किया बेटा आप चलोगी हमारे साथ मॉरल सपोर्ट के लिए। कहते हाँ हाँ मम्मी मैं चलूँगा। हालांकि हमें अंदर से डर था कि ये शायद गुरुजी के चरण भी नहीं छुए। हम उसको लेके गए। इंसिडेंटली वहाँ पर हमने तो गुरुजी के चरण सिर्फ 2 बार छुए, जाते वक्त और आते वक्त। इसने 20 बार चरण छुए होंगे। गुरुजी पूछें तेरा नाम क्या है, पहले चरण छुएगा फिर नाम बताएगा। क्या करते हो, पहले चरण छुएगा फिर नाम बताएगा। लाइक दैट हर क्वेश्चन पे पहले चरण छुए फिर नाम बताएं। उस दिन लड्डू प्रसाद था, बूंदी के लड्डू। गुरुजी ने सारी संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया अब दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालने हैं तो डाल दो, नहीं डालने तो वो भी मत डालो, शादी हो गई। मैंने तो उसकी मिठाई भी बांट दी। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। पर उन्हें तो पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो फेरे डालेंगे ही। तो कंडीशन डाली 25 लोग आपकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारे लिए ये इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया। मैं, मेरे 2 बेटे, बहू, बेटी, दामाद, उनके बच्चे मिला के ही हम 12 लोग थे। प्लस मुझे 7 भाई बहन हैं। मेरी आंटी को 4 भाई बहन, कईयों के बेटा, बहू, बेटी, दामाद है। पर हमने स्ट्रिक्टली 25 को रेस्ट्रिक्ट किया। इनफैक्ट अब मुझे 3 भाई हैं, उसमें से 2 की उस डेट को डेथ हो चुकी थी। एक दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता था। तो मैंने उसको बोला भैया शादी में या तुम और तुम्हारी और भाभी आएंगे या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं आओगे। कहता तुम्हारा एक भाई बचा, उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं भैया मैं तो ऐसे ही इनवाइट करूंगा। फिर हमने गुरु पूर्णिमा के दिन को शादी की। शाम को बड़े मंदिर में आके इन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। अब मैं आपको इनके बच्चे का बताता हूँ। कुछ टाइम बाद इनको गुरुजी का मैसेज आया कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। अब गुरुजी चाहते हो तो वो तो होना ही था। इन्होंने प्लान किया और सून इनफ मेरी बहू ने कंसीव किया। जब वो एक्सपेक्टिंग थी तो हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस आए कि इसको बेटा होगा। और गुरुजी की इंडिकेशन कभी गलत नहीं होती है। हमने सबको ओपनली अनाउंस कर दिया कि इसको तो बेटा होगा।
यहाँ तक कि मेरी बहू ने अपनी दीदी को भी बोला, जो यूएस में रहती है, दीदी मुझे बेटा होगा तो सब कपड़े लड़कों के बनाना, लड़की का कोई कपड़ा नहीं बनाना। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास गुड़गांव में हॉस्पिटल है, उमकल हॉस्पिटल। मेरी आंटी वहाँ थी। डॉक्टरनी बाहर आई, पूछती है निधि जित्रा के साथ कौन है। मेरी आंटी समझ गई कि डिलीवरी हो गई है। कहती है मैं हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, लड़का हुआ है। कहती है नहीं, लड़की हुई है। वी वर शॉक्ड। गुरुजी से हमें इंडिकेशन मिला था कि लड़का होगा, और वो इंडिकेशन गलत नहीं हो सकती कभी, और ये कह रही है कि लड़की हुई है। समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का फोन आता है। बधाई हो आंटी, तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वाज शॉक्ड। एक तो इतना जल्दी, अभी तक भाटिया अंकल और आंटी और जेठरा अंकल और आंटी के सिवा और किसी को पता नहीं था कि डिलीवरी हो गई है। हाँ होने वाली है, आज भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। हम मेरे बेटे और बेटी को भी नहीं पता था कि अभी तक की डिलीवरी हो चुकी है। नेचुरली उसने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम। कहती है रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया कि इसको बेटा होता है। वो बेटा बड़ा होके ऐसा नालायक निकलता है, इतने बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हिप्पी टाइप। माँ बाप दोनों सिर पे हाथ दे के बैठे हैं। अरे यार हम कहाँ फंस गए, हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। कैसा बेटा पाले पड़ा है। इसीलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। मैं बेटा तो किसी किसी को देता हूँ, बेटी तो बहुत भाग्यवानों को देता हूँ। इसीलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। फिर इन्होंने सोचा था कि भाई इसका नामकरण भी गुरुजी करेंगे। सून इनफ गुरुजी ने सपने में इनको इंडिकेशन दी कि इसका नाम नंदिनी रखो। इन्होंने नंदिनी नाम तो रख दिया। तब तक बेटे की चंडीगढ़ से बेंगलोर ट्रांसफ़र हो गई थी। बेंगलोर में जो दूध आता है उस पैकेट का नाम होता है नंदिनी। तो ये माँ बाप दोनों घबरा रहे हैं, अरे यार नंदिनी, सब इसकी फ्रेंड्स तो इसको छेड़ेंगी कि अरे नंदिनी दूध वाली। गुरुजी की अगेन ऐसी कृपा हुई कि उसकी वो स्कूल जाए, उससे बहुत पहले उसके पापा की ट्रांसफ़र बेंगलोर से इधर दिल्ली हो गई, और वो भी प्रॉब्लम नहीं रहा। गुरुजी हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात का यूं ध्यान रखते हैं, आपके बगैर बताए, बगैर कुछ मांगे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब मैं आपको पहले गुरुजी के बारे में कुछ बताता हूँ। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। किसी ने पूछा गुरुजी पहले आपकी पूजा कर लें या पहले गणेश जी की। सब कहते हैं गणेश जी प्रथम पूजे हैं। कहते वो पुत्र ही तो हैगा, कौन ऐसे कह सकता है। इनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम हो रही थी, घर में दाई करवा रही थी। जैसे ही गुरुजी ये पार्थिव शरीर लेके पहली बार पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई, पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहां से शेषनाग प्रकट हुआ। वो जो दाई डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी, ये हो क्या रहा है। इधर जाए तो इधर शेषनाग, इधर जाए तो इधर शेषनाग। शेषनाग पता नहीं कहां से आया, उसने गुरुजी को प्रणाम किया और पता नहीं कहां चला गया, किसी को पता नहीं चला। बहुत बाद में किसी ने गुरुजी से पूछा गुरुजी वो क्या था। कहते हैं जहां शिव जी होंगे वहां शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना। उन्होंने बचपन से ही बहुत ऐसे काम किए हैं
जो कोई ऑर्डिनरी आदमी या संत महात्मा नहीं कर सकता। मैं कुछ आपको बताता हूँ। एक दिन स्कूल में थे, अच्छा स्कूल में ये जाते थे, फ्रंट पेज पे बैठे हैं, मास्टर जी ने हाजिरी लगाई, उस टाइम ये फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हैं। जैसे ही उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किया, देखा गुरुजी गायब हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे वो हाजिरी लेगा, उस टाइम गुरुजी अगेन फ्रंट बेंच पे बैठते हैं। एक दिन इनका एग्जाम चल रहा था, इनके साथ जो लड़का बैठा हुआ था उसकी उन दोनों फाउंटेन पेन हुआ करते थे। आप में से जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो यूज़ किए होंगे, आपको पता होगा। उसमें हम इंक भरा करते थे। इनके साथ जो बैठा हुआ था लड़का, उसकी इंक खत्म हो गई। वो गुरुजी को कहता है, यार मेरी इंक खत्म हो गई है। गुरुजी कहते हैं, ले पेन दे। उससे पेन लिया, उसमें एक फूंक मारी, वो लिखने लग गई। सामने से मास्टर जी ने देखा, अच्छा तो यहाँ चीटिंग चल रही है, आप बातें कर रहे हो। नहीं गुरुजी, मेरी पेन की इंक खत्म हो गई थी, इसने फूंक मार के इंक भर दी। कहते आप मुझे उल्लू बना रहे हो, फूंक मारने से भी कभी इंक भरती है। हाँ जी मास्टर जी, मैं सच कह रहा हूँ। उसने अपना पेन निकाला, सारी इंक नीचे गिरा दी, कहता है इसमें भरो। गुरुजी ने उसमें फूंक मारी, वो फटाफट लिखने लग गई। फिर भी उसको शक रहा मास्टर जी को कि नहीं, शायद थोड़ी इंक बच गई हो, इसलिए उससे वो लिख रही है पेन। ले गया इसको प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास बाय चांस एक ब्रांड न्यू फाउंटेन पेन पड़ा था, जिसमें कभी इंक भरा ही नहीं गया था। अब वो तो बगैर इंक के लिख नहीं सकती। प्रिंसिपल ने इसको वो पेन दिया गुरुजी को, गुरुजी ने उसमें फूंक मारी, फर्स्ट क्लास लिखने लग गया। एक आपको छोटा सा डोगरी का इंसिडेंस बताता हूँ। गुरुजी ऐसे मार्केट में कहीं खड़े थे, एक कोई 13 साल की लड़की की लाश ले जा रहे थे। गुरुजी उनसे पूछिए, ये किसे ले जा रहे हो। कहते हैं जी कोई 13 साल की लड़की थी, मर गई है। गुरुजी कहते हैं रखो लाश नीचे। रखा, अब थोड़ा जल ले आओ। कोई भाग के जाके एक लोटे में जल ले आया। गुरुजी ने उसको मुंह से चद्दर हटाई, 2 छींटे उसको पानी के मारे और वो खड़ी हो गई। इस इंसिडेंट के 25 साल बाद, जब उस लड़की की शादी हो चुकी थी, बाल बच्चे हो चुके थे, मैं खुद उस आंटी से डुगरी में मिल चुका हूं और उसने हमें ये इंसिडेंट्स बताए। गुरुजी जानी जान है, वो आपके मन की हर बात जानते हैं। आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। कब कहाँ आप 10 जन्म पहले या 50 जन्म बाद क्या हुआ था, क्या होने वाला है, उनको सब पता है। और करने को वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब आप सोचें उससे बहुत बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चेदानी ही नहीं है, इवन उसको बच्चा दे दिया। मेरे बड़े बेटे को मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिसका कैंसर ठीक किया, उसकी आंटी को 3 प्रॉब्लम्स थे और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो नहीं सकता। पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको जुड़वा बच्चे दे दिए बगैर उनकी आज्ञा के। यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। यूं मुर्दों को वो खड़ा कर देते हैं। जैसे अभी एक इंसिडेंस मैंने आपको सुनाया। आपको एक और मैं एम्पायर स्टेट का सत्संग सुनाता हूँ। एम्पायर स्टेट में जहाँ गुरुजी अपने फिजिकल जीवन के लास्ट 9-10 साल रहे, वहाँ पर संगत करते थे। वहाँ पर कोई सोफा या चेयर नहीं होती थी, सब लोग हम नीचे कारपेट पे बैठते थे। एक जगह सीढ़ियों में
जगह थी कि 2-3 लोग बैठ सकें। एक अंकल आंटी थे, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, वो वहाँ सीढ़ियों में बैठे थे। सत्संग चल रहा था, शब्द चल रहे थे। सीढ़ियों के ऊपर एक कंक्रीट का बहुत भारी गमला रखा हुआ था जो गिर नहीं सकता था। शब्द चल रहे थे, वो गमला गिरा अंकल के ऊपर। अंकल को काफी चोट आई। गुरुजी बैठे थे, बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। संगत हैरान परेशान, अनहर्ड ऑफ, अनथिंकेबल। एक तो वो गमला इतना अच्छी तरह रखा हुआ था, वो गिरा कैसे? और दूसरा, गुरुजी बैठे हैं, वो तो अपने भगत को यूं हथेली पे उठा के रख दिया। उस दिन उन्होंने अपने भगत के लिए कुछ भी नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। आखिर संगत से किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल भेज दिया। वहां पर उन्होंने कहा, जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सुपरफिशियल इंजरीज हैं, ये लो, ये पेन किलर ले लो, अगर ज्यादा दर्द हो तो एक आध पेन किलर खा लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो अंकल इतने ठीक थे कि वो अंकल और आंटी फिर एम्पायर स्टेट आए। गुरुजी उस आंटी को बुलाते हैं, आंटी इधर आ, तू खड़ी होके इन्हानू दस, तू कल की वेख्यासी। वो आंटी खड़ी होके सुनाती है, कहती है, कल मैं जब सत्संग चल रहा था, सीढ़ियों में अपने अंकल के साथ बैठी थी, वहां पर यमराज आया, वो मेरे अंकल को ले जाने लगा। मैंने आपको बताया कि गुरुजी अपनी सीट से हिले तक नहीं। कहती है, गुरुजी के शरीर से एक और गुरुजी निकले, वो चल के यहाँ आए और यमराज को कहते हैं, देख ये मेरा भगत है, तू इसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है, गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। यमराज ने काफी बहस की, जब देखा कि गुरुजी जिद पर हैं, नहीं मान रहे, वो निराश होकर खाली हाथ जाने लगा और फ्रस्ट्रेशन में उसने गमले को हाथ मारा और गमला आके मेरे अंकल के ऊपर गिरा। ये हैं हमारे गुरुजी। ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है, न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बेटी की शादी करवानी है, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट, वीजा, कुछ भी, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी इनकी चलती है। गुरुजी वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। गुरुजी कहते हैं, आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण की अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, और गुरु जी कहते हैं, आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बनेंगे। इसलिए अगर वो सुख देते हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर वो आपको तकलीफ में रख रहे हैं, जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको परेशानी में रख रहे हैं, तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनाओ। बाकी उनके लिए कुछ भी देना मुश्किल नहीं है, कुछ भी। मैं और मेरे परिवार ने उनसे इतना लिया है, इतना लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं याद रखूं और आपको बता सकूं, इतना ज्यादा है वो मुझे। और जब हमने उनके यहाँ जाना शुरू किया था, तब उनको ये सिर्फ ये बताया था कि गुरुजी मेरे बेटे को कैंसर है, इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं।
और सब जो भी उन्होंने दिया है बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। अच्छा, मैंने अभी आपको छोटे बेटे का बताया कि उसके लिए हम 27 मई को गुरुजी के यहाँ गए थे एम्पायर स्टेट में, जब बेटा शादी के लिए नहीं मान रहा था। हमारा दामाद, मैंने आपको बताया, गुरुजी में नहीं विश्वास करता था। वो सिर्फ उस दिन गया था गुरुजी के पास, ना उससे पहले ना उसके बाद फिर कभी गुरुजी के पास या बड़े मंदिर में गया है। पर इवन उसको इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, इतना दिया है। वो यहाँ पर दिल्ली में नेहरू प्लेस में फास्ट फूड जॉइंट चलाता था। वो खास चलता नहीं था, इतना नहीं कमाता था कि वो और उसकी घरवाली और बच्चे रोज रोटी खा सकें चैन से। गुरुजी ने उसको ऐसा ब्लेस किया, उसको दुबई में 12-13 लाख पर मंथ पे नौकरी मिल गई। ये दुबई चला गया बिन मांगे, बिन कुछ बताए गुरुजी को। वहां पर ये लगभग 4.5 साल लगा रहा। अच्छा, फिर उसको ये फिक्र थी कि यार यहाँ पर तो मुझे 12-13 लाख मिलती हैं, मैं इंडिया में जाऊंगा, वहां मुझे कौन देगा इतने पैसे। और आप एक बार 12-13 लाख पे काम करो ना, अगर फिर उससे कम मिले तो बहुत अखरता है। ये 4.5 साल वहां रहा। उसके बाद इसको बेंगलोर में कोई 15-16 लाख पर मंथ की नौकरी मिल गई। ये यहां आ गया। जैसे ये यहां आया सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी अरेबिया गया था जद्दा में। जैसे ही ये यहाँ वापस आया, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने रूल पास किया कि कोई भी फॉरेनर यहाँ पर 5 साल से नहीं रह सकता, क्योंकि हम अपने लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। 5 साल के बाद कंपलसरी उसको वापस जाना पड़ेगा जहाँ से वो आया है। ये 4.5 साल के बाद यहाँ आ गया अच्छी नौकरी पे। और जो और लड़के इसके साथ गए थे वो 5 साल वहाँ रहे। उसके बाद उनको गवर्नमेंट ने वापस भेज दिया और यहाँ पर वो अनएम्प्लॉयड। ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं आपको अपनी दोती का सुनाता हूँ, बेटी की बेटी का। मेरी बेटी इंसिडेंटली जाती है गुरुजी के पास, वो तब भी जाती थी, अब भी जाती है। उसकी बेटी 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। डॉक्टर्स ने इसको आईसीयू में रखा। आईसीयू में पता है आपको, किसी को जाने नहीं देखते। गुरुजी ने मेरी आंटी जो कि डॉक्टर है उसके मन में डाला कि तू जाके अपनी धोती को तो देख। वो गई उसके देखने, देखा उसका हार्ट फेल हो रहा है। उसने इमीडिएटली चिल्लाया, डॉक्टर्स को बुलाया, अरे आपने इसे छोड़ दिया, इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। डॉक्टर्स भागते हुए आए, देखा अरे हाँ हार्ट फेल हो रहा है। उनको जो करना था किया और गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दे दी। जब वो 9th 10th और 11th में थी, तीनों साल उसके पापा का मिड सेशन में ट्रांसफ़र हुआ। और ट्रांसफ़र ऐसा कि इसको स्कूल चेंज करना पड़ा। इसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। जब वो 12th में आई, इसने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखे थे। जब 12th में आई, कहती है मैं आई कांट कोप अप, मैं चेंज कर दूंगी, मैं मैथ्स साइंस छोड़ दूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं ह्यूमैनिटीज लूंगी। आपको पता है 12th में कभी आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करने देते, या आप 11th में कीजिए या 12th के बाद में कीजिए। फिर भी इसने प्रिंसिपल को अप्रोच किया और गुरुजी की कृपा से प्रिंसिपल इमीडिएटली मान गई। इसको मैथ्स और ह्यूमैनिटीज दे दिया और इसने 12th पास किया विद गुड मार्क्स। उसके बाद शी वांटेड टू गो फॉर बी आर्किटेक्चर। उसने आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया। आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी थे, इसको मैथ्स और ह्यूमैनिटीज से इसने अप्लाई किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं,
आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इज नॉट नेसेसरी, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज विल डू। इसका एडमिशन हो गया, और जैसे ही इसका एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया, नहीं नहीं नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है। आई मीन जो गुरुजी के बारे में नहीं जानता हो उसको आप बताएं कि ऐसा हुआ, कहेगा यार आप पागल हो या मुझे पागल करते हो, ऐसा कैसे होगा, और ये सब हुआ है। अच्छा, वो बी आर्किटेक्चर में इंटरव्यू देने के लिए गई, वहां पर कोई ब्रिटिश एक्सपर्ट भी आया था। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहते हैं आप बी आर्किटेक्चर क्यों ले रहे हो, आप इंटीरियर डिजाइन ले लो, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड है। ये कहती है मैंने तो उसके लिए अप्लाई ही नहीं किया। वो कहता है कोई बात नहीं, आपको अभी एडमिशन दे देती हैं, तुम अप्लाई बाद में कर लेना। उसका पहले एडमिशन हुआ इंटीरियर डिज़ाइन में, उसके बाद उसने अप्लाई किया। फिर इसने देखा कि अरे जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं उन सबको तो प्रिंसिपल ने एक सेक्शन में डाल दिया है, मुझे दूसरे सेक्शन में डाला है। उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे भी उस सेक्शन में डाल दीजिए। कहती है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, किसी बच्चे के रिक्वेस्ट पे हम सेक्शन नहीं चेंज करते। अगर हम यूँ सेक्शन चेंज करने लगे ना तो बस फिर हम और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। शाम को प्रिंसिपल इसको घर पे फ़ोन करती है, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था मैं आपको दे रही हूँ, पर किसी फ्रेंड को मत बताना, कहना उन्होंने खुद ही सेक्शन चेंज कर लिया, मैं क्या करूँ। अच्छा, फिर मैं आपको उसका एक आध और बताता हूँ। जनवरी 2017 उसने कोई 2-3 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रही थी कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। यहाँ गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे पे पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरे ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी, चौथी या पांचवी गाड़ी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सिल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में ठीक करवाने में 1 लाख से ज़्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज हुआ, 1 लाख से ज़्यादा लगा। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को ज़रा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। ये है हमारा, और सब इतना जल्दी हुआ, किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी कहने का मौका भी नहीं मिला। पर वो तो हमेशा अंग संग रहते हैं। अब मैं आपको एक अपना बताता हूं। 22 सितंबर 2017, आज से लगभग 2.5 साल पहले, फ्राइडे का दिन था। मेरे बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है, मैं लंगर सेवा कर रहा था। मैं लंगर की थाली में हलवा प्रसाद डालता हूँ। मैं खड़ा था, सेवा कर रहा था अपनी। वहाँ पर मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैंने देखा लेफ्ट लेग एकदम सुन्न हो गई है, उसमें कोई पावर नहीं है, लेफ्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता, और मेरी स्पीच गई, मैं ऑलमोस्ट बोल नहीं सकता। वेरी क्लियर साइंस कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। गुरुजी कहते हैं मेरे भक्तों की जिंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब मेरे चॉइस मेरी प्लानिंग से होता है। अब उनकी प्लानिंग देखिए। अब मेरे ग्रह ऐसे थे, मेरे कर्म ऐसे होंगे रहे थे कि मेरे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वो तो होना है, होना था, हुआ।
पर गुरुजी की प्लानिंग देखिए, मुझे गुरुजी ने ड्राइविंग मना की है, मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती। अगर कहीं पे भी और ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ होता तो हम फंस गए होते। जब तक एम्बुलेंस आती पता नहीं कितनी देर हो जाती, और ब्रेन स्ट्रोक में एवरी मिनट काउंट्स। मैंने सेवादारों को बोला कि अंकल प्लीज़ मुझे मेरी आंटी के पास लेके जाओ। वो कोई 3-4 मीटर की दूरी पे वो सेवा कर रही थी। वो मुझे वहाँ ले गए। जैसे ही मैं जा रहा था, पीछे से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ गया। उसकी जेब में सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थी। वो मेरी हालत देख के समझ गया कि क्या हुआ है। मेरे को आके दोनों गोलियां देता है, अंकल ये तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिल गया। मेरा उससे कोई 13 साल पहले एम्स में बाईपास ऑपरेशन हुआ था। हमने उस डॉक्टर को फ़ोन किया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स में इमरजेंसी में आना चाहते हैं। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतनी रश होती है कि कोई आपसे बात नहीं, आपको घुसने नहीं देगा, और आपके लिए एवरी मिनट काउंट्स। अच्छा होगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। मेरी आंटी ने सेवादारों को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एम्बुलेंस तो मंगा दो। कहते हैं आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो कितनी देर लग जाएगी, हम हैं ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। उसमें 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी और मेरी बेटी 6 निकले फॉर फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुछ। रात के लगभग 9 बजे थे। हमें जाना था वाया छतरपुर रोड, जो इतना कंजेस्टेड होता है, वहाँ पूरे ट्रैफिक जैम और रेड लाइट्स होती हैं जगह जगह पे। पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि हमें कहीं ज़रा सी ट्रैफिक या एक ट्रैफिक लाइट नहीं मिल रही, रेड ट्रैफिक लाइट नहीं मिली। हम फटाफट वसंत कुंज फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने बेटों को भी फ़ोन किया कि पापा को ये हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। बड़ा बेटा रहता है एंड्रूसगंज में, उसको आना था वाया साउथ एक्सटेंशन, जहाँ उन दिनों मेट्रो का काम चल रहा था। यूसुफ सराय मार्केट, अरविंदो मार्ग, एवरीथिंग नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स एंड वेरी बैड। पर उसको भी गुरुजी की कृपा से कहीं ज़रा सी ट्रैफिक नहीं मिली। और जब तक हम पहुंचे, इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुंच गया और स्ट्रेचर और नर्सेस को लेके इमरजेंसी गेट पे हमारे लिए खड़ा था। अच्छा, मैं तब तक एवरी मिनट आई वॉज फीलिंग बेटर बेटर एंड बेटर। मुझे इन्होंने इमीडिएटली अटेंड किया, मुझे अंदर ले गए, 1-2 टेस्ट हुआ, कंफर्म किया कि हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, पर कोई छोटा सा क्लॉट था, वो मूव कर गया है, यू आर आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहती हैं अच्छा अब हम आपको 3-4 दिन यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, चलिए आपको आईसीयू में एडमिट करते हैं। हमने सोचा मैं इतना बेटर फील करता हूँ, मैं तब तक खड़ा हो सकता हूँ, और कह रहे हैं यू आर आउट ऑफ डेंजर, फिर आईसीयू में रख रहे हैं, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने उसको बोला नहीं जी हमें डिस्चार्ज कर दो। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हमने डिस्चार्ज करवा लिया। हमने कहा हमें ज़्यादा फेथ है एम्स में, हालांकि हमें वार्न किया गया था कि आप यहाँ घुस नहीं सकोगे। हम एम्स गए, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर इमीडिएटली उन्होंने मुझे अटेंड किया, एक आध टेस्ट और किया। 2-3 घंटे के बाद कहती हैं अंकल इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आप वो बेड ले लीजिए। देखिए जहाँ हमें कहा गया था कि आप घुस नहीं सकोगे, गुरुजी की कृपा से क्या हमारी ट्रीटमेंट हुई। अगले दिन सैटरडे को मुझे वो बेड मिल गया। अगले दिन इन्होंने मेरा एक और टेस्ट किया,
कंफर्म किया कि हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो था पर छोटा सा क्लॉट था, वो मूव हो गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, बट यू आर आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट डे संडे सवेरे कहते हैं जी आज तो कोई डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा डॉक्टर नहीं आएगा तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें शॉर्ट लीव दे दो, मैं इतना बेटर फील कर रहा था। कहते हैं हाँ हाँ आप चले जाओ। हम सवेरे सवेरे चले गए बेटे के यहाँ, वहाँ रहे। वो बेटा बगल में एंड्रूसगंज में रहता है। अगले दिन सवेरे यहाँ पर आए, इन्होंने मेरा एक का टेस्ट और किया, कंफर्म किया कि यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर, पर आपको ये 2-3 टेस्ट और यहाँ करवाने पड़ेंगे और आपको अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी 6-8 महीने, तभी आप नॉर्मल हो गए, बाकी यू आर आउट ऑफ डेंजर। हमने पूछा ज़रूरी है कि हम ये टेस्ट यहीं रह के कर लें? कहते नहीं नहीं, जब मर्जी आ जाना। हमने उसी रात डिस्चार्ज ले लिया और वो टेस्ट मैंने बाद में करवाए। गुरुजी की कृपा से सारे टेस्ट ठीक आए। फिजियोथेरेपी मैंने एक दिन भी नहीं करवाई और मैं एकदम भला चंगा ठीक ठाक, सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहां आते हो, अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहां उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, इसके 3 दिन बाद मैं मंडे नाइट को यहाँ से डिस्चार्ज हुआ। इसके 3 दिन बाद फ्राइडे मॉर्निंग को हमें, हमारी ओरिजिनल प्लान थी कि हम छोटे बेटे के और उसकी फैमिली के साथ ऋषिकेश हरिद्वार घूमने जाएंगे। हमने सोचा 3 दिन पहले तो इतना सब कुछ हुआ है, अभी जाना ठीक नहीं लगता। हमने बेटे को बोला बेटा आप चले जाओ, हम नहीं चलते। बेटा कहता है पापा अगर आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हमने सोचा वो और उसकी आंटी तो समझ जाएंगी, पर उसको छोटी बच्ची है जिसका मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी शुरू शुरू में, वो फील करेगी कि अरे दादू की वजह से हमारी भी ट्रिप खराब हो गई। हमने कहा नहीं नहीं चलो हम भी चलते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग को मैं, मेरी आंटी, मेरा छोटा बेटा, उसकी आंटी और उसकी बेटी वो नंदिनी, हम गए ऋषिकेश घूमने। सारा दिन ऋषिकेश घूमे, अगले दिन हरिद्वार घूमे। संडे मॉर्निंग को ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे हम नहाने गए, गंगा जी में। वहाँ नहा रहे हैं, बेटे को किसी फ्रेंड ने कहा था भाई साहब ऋषिकेश जा रहे हो, हमारे लिए थोड़ा गंगा जल तो ले आना। इसने हाथ में कैन उठाया और गया गंगा जल लेने। इसने सोचा जितना किनारे से दूर लूँगा उतना साफ जल मिलेगा। एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको पकड़ के अच्छी तरह इसने एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा या पांचवा कदम इसने रखा तो ये लुढ़क गया। एक गोता खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। उसके माँ बाप, बीवी, बेटी चारों देख रहे हैं, हम सब चिल्ला रहे हैं कि अरे किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ वो डूब रहा है। कोई आगे नहीं आया और विश्वास कीजिए हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज ये बच सकता है। अचानक वो बड़े आराम से बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने पूछा अरे तुम बाहर कैसे आ गए? कहते मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरुजी बचाओ। और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ, पता नहीं कैसे मेरे पैर के नीचे जमीन थी और मैं बाहर आ गया। बाद में हमने देखा कि वहां पर बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर रिवर बेड सडनली नीचे होता है, संभल के जाइए। और 2 दिन पहले वहां 3 लड़के डूब चुके थे। ये हैं हमारे गुरुजी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी की शरण में आ गए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। कोई अपनी मर्जी से या किसी के कहने से नहीं आ सकता। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी ना, कोई वहम नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं। कहते हैं बस अपना मन साफ रखो।
अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है। और मेरे मन में अगर छल कपट है तो फिर मैं एक क्या 100 बार गंगा में नहा लूं, वो जो मेरे अंदर मैल है वो कहां जाएगी। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, कहते थे प्रवचन तो संत बाबी करते हैं, भगवान थोड़ी प्रवचन। भगवान ने अभी तक सिर्फ एक बार प्रवचन किया है, जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, वो भी सिर्फ अर्जुन के लिए किया था। पर एक बार उन्होंने थोड़ा सा समझाया था। 2-3 बातें गुरुजी कहती हैं और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज वो याद रखिए और वो कीजिए। गुरुजी कहते हैं नो ABC। ए मीन्स अक्यूज, किसी को अक्यूज मत करो। बी मतलब ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। और सी मीन्स क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। किसी को अक्यूज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो और किसी की निंदा मत करो। अगर आप किसी की निंदा करते हो तो आप उसके सारे पाप कुकर्म अपने ऊपर ले लेते हो। इससे ज्यादा भला आप उसका कर ही नहीं सकते। बस ये काम करो, बाकी तो वो यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर आप कितना ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, देखिए एक नदी बहती है, उसमें तो अनलिमिटेड जल जा रहा है। कोई उसमें से मुट्ठी भर के ले आता है या लोटा भर के ले आता है, कोई बाल्टी भर के ले आता है, कोई उसमें गोते लगाता है। यहां पर भी आप कितना ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको किसी ऐसे सत्संग में या जो फिजिकल सत्संग हो उसमें जाना है। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं आप सिर्फ गुरु जी के लिए आते हैं, आप उनसे कनेक्शन कीजिए। जो हो रहा है उसमें 100% ध्यान लगाइए। अगर शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए। गुरु जी कहते हैं शब्द आपको समझ आते हैं या नहीं, आप सुनिए, उसी में आपका कल्याण है। सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुन ले। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। आपको शब्दों में या सत्संग में आपके मन में जो भी शंकाएं, डाउट्स, क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब मिलेंगे बगैर सवाल पूछे, बगैर कुछ बोले। तीसरा, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, चाहे प्रसाद हो, जल प्रसाद हो, लंगर हो या कुछ और हो, कढ़ा प्रसाद हो, वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल। कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल सरेंडर। सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। कुछ बताने, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो जानी जान है, सब जानते हैं। बस यहाँ आते रहो, ये जो 3-4 बातें मैंने बताई वो करते रहो और सब उन पे छोड़ दो। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जितना सोच रहे हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। अब मैं आज्ञा चाहूंगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मे गुरु जी ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी।